आइए समझते हैं चुनाव और लोकतंत्र। देखो चुनाव तो बतेरे होते हैं, चुनाव तो बतेरे होते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक चुनाव बहुत ही कम होते हैं। चुनाव तो रशिया में भी होता है, चुनाव तो पाकिस्तान में भी होता है, चुनाव तो बांग्लादेश में भी होता है, चुनाव तो कोरिया में भी होता है, नॉर्थ कोरिया में भी, ठीक है। लेकिन भारत में जो चुनाव होता है, अमेरिका में जो चुनाव होता है, ब्रिटेन में जो चुनाव होता है, इनमें बहुत अंतर है। इनमें प्रमुख अंतर क्या है? ये निष्पक्ष है, ये स्वतंत्र है, ये किसी के दबाव में नहीं हो रहे, ये किसी के दबाव नहीं में हो, इन पर किसी का दबाव नहीं है। चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, समझ में आई बात। लोकतंत्र में अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो बिना चुनाव के लोकतंत्र नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव बिना लोकतंत्र के हो सकता है। फिर से सुन लो, लोकतंत्र के बिना, अगर लोकतंत्र है तो बिना चुनाव के नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव बिना लोकतंत्र के हो सकता है। समझ में आई बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको आपकी क्लास का उदाहरण देता हूं, ठीक है। अब मान लो आपकी क्लास में मॉनिटर का चयन होना है, 4 उम्मीदवार हैं, 4 व्यक्तियों ने, ठीक है, 4 व्यक्ति, 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है। आपकी क्लास की मॉनिटर का चुनाव होना है। कितने बच्चे हैं आपके क्लास में? 40, ठीक है। 40 में कितने खड़े हैं? 4, ठीक है। 40 में से 4 खड़े, जिनको हम ऐसे नंबर से A B C D, ठीक है, A B C D। A को मिलते हैं 15 वोट, कितने मिल गए? और B को मिले 10 वोट, कितने कितने हो गए? 25 हो गए। अब इसको भी मिले 10 वोट, कितने हो गए? 35 हो गए। और इसको मिले सिर्फ 5 वोट, कितने? 40। अब बताओ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीता कौन? ए जीता ना, ए जीता। लेकिन मैडम को सी पसंद है, मैडम को सी पसंद है। मैडम को क्या पसंद है? सी। तो मैडम ने सी को मॉनिटर बना दिया। चुनाव हुआ, चुनाव हुआ ना, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान नहीं हुआ। लोकतंत्र जाए भाड़ में। समझ में आई बात? तो यहां पर जो चुनाव हुआ ये एक लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है, इसे हम एक लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक प्रकार से दबाव वाला चुनाव, क्योंकि यहां पर जनता ने जिसे चुना वो सत्ता में नहीं आया, यहां पर शिक्षक ने जिसे चुना वो आया है सत्ता। समझ में आई बात? और अगर ए बनता मॉनिटर तो एक लोकतांत्रिक चुनाव। तो बात समझ में आई? लोकतंत्र में बिना चुनाव के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव बिना लोकतंत्र के हो सकता है। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात बस, और इसके अलावा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आगे आओ, पढ़ते हैं तो और विस्तार से समझेंगे। आइए हम अपने से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में दो प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करें। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? कदापि नहीं, बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या है? क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? जी हां हो सकता है, जी हां हो सकता है, बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है। जनता को मूर्ख बनाने के लिए, जैसे क्लास में बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए चुनाव कराया गया, लेकिन एट द एंड मॉनिटर उसे ही बनाया गया जिसे मैडम ने पहले से ही चाह रखा था। समझ में आई बात? तो बिना चुनाव के लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है, पर बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है। यह बात जान लो आप। आगे सुनो, पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हमें इन प्रश्नों पर चर्चा करनी चाहिए। पहला प्रश्न हमें एक
एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना डायरेक्टली। अब सबको रोज एक जगह तो बिठाकर चर्चा की नहीं जा सकती ना, कि चर्चा की जा सकती है। आप मुझे बताओ 150 करोड़ लोगों को रोज एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है? कदापि संभव नहीं। और इकट्ठा हो भी गए मान लो गलती से, तो आपस में कट मर जाएंगे, आपस में कट मर जाएंगे। पहली बात तो संभव ही नहीं है एक जगह इकट्ठा करना और इतने लोगों को मैनेज करना, इतने लोगों को मैनेज करना कदापि संभव नहीं है। तो हमने फिर क्या कर रखा है, हमने एक विशेष प्रक्रिया बना रखी है, हमने विशेष प्रक्रिया बना रखी है। हमने पूरे देश को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है और हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि चुनने का उस निर्वाचन क्षेत्र की जनता को अधिकार दे रखा कि आप अपने प्रतिनिधि का चयन कीजिए अपने वोट के माध्यम से, और वो फिर आपके बिहाफ पर आपके लिए निर्णय लेने का काम करेगा। समझ में? और हमने इसे ही लोकतंत्र कहा है। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं इसे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में आई बात? जिसमें हम अपनी बात को दूसरों के माध्यम से रखते हैं, उस लोकतंत्र को कौन सा लोकतंत्र कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में आई इतनी सी बात? आगे सुनो। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। समझ में आई बात? क्योंकि हम अपना निर्णय अपने प्रतिनिधियों के द्वारा लेते हैं, ना कि हम खुद लेते हैं। समझ में आई बात इतनी सी? आगे सुनो। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। अंततः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्रायः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता खुद भाग लेती है सीधे तौर पर, वो होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। परंतु जिसमें जनता सीधे तौर पर भाग ना लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है, उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो यह आपका 3 नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। लिख लो बेटा, इसे लिखना भी होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर होता है, उत्तर खुद लिख के लाना, अभी यहां नहीं बताना, ठीक है। आगे सुनो, अभी सुन लो, आगे बाद में लिखना। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। उनके लोगों की स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण हैं। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रक्रिया के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए जनता के शासन का अर्थात सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से है। जब लाखों करोड़ों लोगों के प्रतिनिधित्व और चर्चा की बात होगी तो वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सफल तौर पर नहीं अपनाया जा सकता है। वहां पर फिर हम प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, क्योंकि इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा करके रोज हर विषय पर देश की चर्चा नहीं की जा सकती। तो इसीलिए हम अप्रत्यक्ष तौर पर चीजों को फिर चलाते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और फिर वो प्रतिनिधि उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। तो चुनाव और निर्वाचन क्या है? उन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि जिनको जनता के बिहाफ पर जाकर काम करना है। तो अंडरलाइन कर लो, चुनाव क्या है? चुनाव है शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों के चुनने की प्रक्रिया को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। जो लोग हमारे लिए निर्णय लेने का और हमारे लिए काम करने का
काम करते हैं उनको चुनने की प्रक्रिया को ही चुनाव कहते हैं। समझ में आई बात? इतनी सी बात समझ लो तो सारी समस्याएं दूर। आगे सुनो। अंततः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन जो लोग हमारे जीवन से संबंधित निर्णय ले रहे हैं उनके चुनने का तरीका विशेष होना तो जरूरी है, क्योंकि ये लोग हमारे जीवन से संबंधित निर्णय ले रहे हैं। तो इनके चुनाव का तरीका कोई सामान्य तो नहीं होगा ना कि जिसको चाहा उसको बिठा दिया। इनको चुनने का तरीका बहुत ही विशेष होगा। तो वही जो विशेष प्रक्रिया है ना इनको चुनने का, वही हम आगे पढ़ेंगे। भारत कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करता है जनता के प्रतिनिधियों को चुनने की, ये हम आगे बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? ये पढ़ दिया हमने। सॉरी, आगे दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनाव को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उसके शासन को कोई खतरा ना हो। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? देखो, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है क्या? विकल्प है तो चुनाव निष्पक्ष है। मान लो यहां पे विकल्प थे, सब कुछ था, लेकिन जो जीता उसे तो बनाया ही नहीं मैडम ने, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव है। ये क्या है? गैर लोकतांत्रिक चुनाव। अगर ए जीता था और ए को बनाया जाता मॉनिटर तो ये एक लोकतांत्रिक चुनाव होता। समझ में आई बात? निष्पक्षता, स्वतंत्रता, ये एक लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे बड़ी खूबी होती है। सबसे बड़ी खूबी विकल्प, निष्पक्षता और स्वतंत्रता, ये तीन चीज एक लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे बड़ी खूबी होती है। अगर इन तीन चीजों का अनुसरण हो रहा है किसी चुनाव में तो वो निष्पक्ष चुनाव है, और अगर इन तीन चीजों का अनुसरण नहीं हो रहा तो वो निष्पक्ष चुनाव नहीं है, वो एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव है। ठीक, आगे सुनो। आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बताता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि कौन मत देने के लिए योग्य है, कौन वोट दे सकता है, ठीक है, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, चुनाव की देखरेख कौन करेगा, इस बात को भी बताता है। मतदाता अपने प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे और मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। अगर एक निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव होगा तो उसमें ये सारी की सारी बातें होंगी। पहला क्या कि वोट कौन दे सकता है, चुनाव कौन लड़ सकता है और चुनाव की रेख कौन करेगा, और मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करेंगे
और मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। ये 5 बिंदु किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को कराने के लिए सबसे अनिवार्य बिंदु हैं। और अगर किसी भी चुनाव में ये चीजें नहीं है तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कदापि ही नहीं है। ठीक है।